morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the derivation of Faraday's law. फैराडे के नियम की उत्पत्ति आपको आज करना है, कैसे इसको डेरिवेट किया गया है। जो आपने पढ़ा है फैराडे के नियम में, फर्स्ट नियम में E = माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो इसको प्रयोग के द्वारा कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है ये आपको इसमें पढ़ना है। जो कि कल डेरिवेशन पढ़े हो उससे रिलेटेड लगभग है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैंने यहाँ पर उत्पन्न किया है। इसकी डायरेक्शन क्या है? कागज के तल के लंबवत आप कह सकते हैं अंदर की ओर। यहाँ पर एक यू आकार का चालक तार रखा है। देखिए जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं बस यही समझ लीजिए। हमको जो आप कहते हो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में क्या लिख ले शुरू में, तो जो हम यहाँ बोलते हैं यही सब लिखना होता है। यहाँ बस हम टुकड़ों में बोल रहे हैं अलग अलग, वहां आपको एक साथ लिख लेना होता है। तो ये क्या है? ये एक यू आकार का चालक तार रखा हुआ। ये इसको आप चाहे नाम दे सकते हैं ABCD अपने अकॉर्डिंग। इस पर एक आपने ये रखा हुआ है चालक तार दूसरा जो इस पर खिसक सकता है। इसका नाम क्या रखा है? JK। ये इस पर एक चालक तार रखा हुआ है JK। जो कल हमने लिया था इसकी लंबाई क्या थी? L थी। ठीक है। अब इस चालक में देखो धन आवेश ही होगा और ऋण आवेश ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो इसको हम इधर की ओर v वेग से गतिमान कराएंगे, जैसे कि कल डेरिवेशन में सेम आधा डेरिवेशन तो वही है मान लीजिए। और इसको हम डेल्टा टी समय में यहां से खिसका करके हम किसी दूसरी पोजीशन पे ले जाएंगे। ये मान लीजिए दूसरी पोजीशन इसकी हो गई। यहां से खिसका करके JK वायर को हम यहां पर ले आए। इस पोजीशन को हम कह दे रहे हैं यहाँ पर J डैश और K डैश। ये दूसरी पोजीशन हो गई, यहाँ पर हम इसको ले आए हैं। और कितना मैंने खिसकाया है? डेल्टा x दूरी तक इसको मैंने विस्थापित किया है। ये L लंबाई का चालक की थी, तो ये भी क्या हो जाएगी? L लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर है क्या? एक U आकार का वायर है। तो यहाँ से ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। पहले फिगर के बारे में सब कुछ समझ लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, इस पर वेक्टर लगा दे रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये B पॉइंट है। और ये U आकार का एक वायर लिया है ABCD। इस पर एक L लंबाई का चालक रखा है जिसकी लंबाई L है, और ये सिरा J है, ये K है। इसको हम क्या करेंगे कि इसको खिसकाएंगे। हम V वेग से खिसका रहे हैं दाईं ओर। जब इसको हम खिसकाएंगे तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि पहले केवल इतने क्षेत्रफल से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी। पहले केवल इतना भाग ये है, इतना क्षेत्रफल जिससे कि चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। उसके बाद जब इसको खिसका के इधर हम बढ़ाते रहेंगे, यहाँ ले आएंगे, तो ये क्षेत्रफल बढ़ के इतना हो जाएगा ना। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है। तो हमको वैद्युत वाहक बल निकालना है, इसका मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। और फ्लक्स में परिवर्तन होने के लिए क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल परिवर्तित होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम धीरे धीरे दाईं ओर खींचेंगे, V वेग से बढ़ा रहे हैं। और माना डेल्टा टी समय में इसको डेल्टा x दूरी तक विस्थापित कर दिया जा रहा है। एक नहीं बात समझ पाए? तो अब जब हम इसको दाईं ओर खींचेंगे तो सेम कल की जो प्रोसेस बताए थे वीडियो में कि इसमें जो धन आवेश होंगे उन पर एक बल लगेगा। देखिए जब चालक को उधर गतिमान करा रहे हैं तो धन आवेश भी साथ में उधर चल रहा है। तो इसका मतलब हम धन आवेश के चलने की दिशा में कहते हैं, इसकी धारा की दिशा को हम बताते हैं। तो इसको हम उधर की ओर करेंगे। ठीक। या यहाँ पर आप चालक के प्रेरित धारा का नियम भी ले सकते हैं। चलिए प्रेरित धारा का नियम डायरेक्ट यूज कर दीजिए, दाएं हाथ का नियम। तो फिर एक नियम हमको नहीं लगाना पड़ेगा। प्रेरित धारा का नियम क्या होता है कि अंगूठा अगर चालक की गति को प्रदर्शित करे और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देखिए चालक गतिमान किधर की ओर है? राइट साइड में। तो अंगूठे को किधर किया? चालक की गति की दिशा में किया। और तर्जनी को किधर किया? अंदर की ओर। तो मध्यमा ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर हो जाएगी। तो चाहे प्रेरित धारा की दिशा ये निकाल लीजिए, या हम अगर पहला नियम भी लगाते तो आवेश धन आवेश किधर चलता है? J की ओर। और आप जानते हैं जिधर धन आवेश चलता है उसी दिशा में वैद्युत धारा चलती है। ये पहले भी बता चुके हैं। तो चाहे पहला नियम लगाते, ये तो हम कहते पहले कहते धन आवेश ऊपर चलेगा, तब हम कहते फिर धारा की दिशा K से J की ओर हो जाएगी।
या आप डायरेक्ट प्रेरित धारा का नियम हम बता देंगे कि चालक गतिमान है दाईं ओर, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर, तो प्रेरित धारा चलेगी के से जे की ओर। तो इस परिपथ में एक वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिसकी दिशा ये हो जाती है, ये ऐसे हम तीर यहां पर बना रहे हैं आई। ये एक सेल की भांति व्यवहार करने लगता है, प्रोसेस वही कल वाली होती है, यहाँ पर धनावेश और यहाँ पर ऋणावेश कलेक्ट होता जाता है, तो एक सेल की भांति व्यवहार करने लगता है और धारा जो प्रवाहित होती है, धारा की दिशा हो जाती है जे बी सी के, इस डायरेक्शन में इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अच्छा, अब इसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है आई, तो इस चालक पर एक बल लगने लगेगा F बराबर IBL, ठीक है। इसमें जब धारा प्रवाहित होने लगी है, आप इसको उधर खींच रहे हैं, अब इस पर देखिए बल किधर लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करिए, धारा किधर की ओर, ऊपर की ओर, धारा जा रही है ऊपर की ओर, और मध्यमा को किधर करेंगे, अंदर की ओर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, तो इस चालक पर एक बल किधर की ओर लगेगा, बाईं ओर। इसको आप खींच रहे हैं दाईं ओर, आप पहले तो दाईं ओर इसको खींच रहे हैं, जिससे इसमें वैद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, और प्रेरित धारा देखिए उसकी दिशा सदैव ऐसी है कि जो कि उसी कारक का विरोध कर रही है जिसके कारण ये उत्पन्न हो रही है। आप इसको उधर खींच रहे हैं, उसी के कारण धारा उत्पन्न हुई है, और इस धारा ने इस चालक पर बल की दिशा किधर कर दी, बाईं ओर, मतलब आपके खींचने का विरोध कर रही है। लेंज का नियम हर जगह फॉलो होगा जहां पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो अब पूरी प्रोसेस क्या हुई कि जब चालक को इधर हम खींच रहे हैं तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, और प्रेरित धारा की दिशा ऐसी हो गई है कि इस चालक पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा हो गई है बाईं ओर, और ये बल आपका होगा F बराबर IBL, क्योंकि हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का ये नियम लगाया है ना, IB और चालक की लंबाई यहाँ पर, तो ये बल जो है वो इसका विरोध कर रहा है, बल आपके इसको जो दाईं ओर खिसका रहे हैं विवेक से, इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अर्थात यहाँ पर हम कार्य अगर निकालना चाहें तो कार्य जो होगा, या हम कहें कि ये जो बल होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि ये गति की विपरीत दिशा में हो रहा है। विस्थापन हो रहा है देखिए दाईं साइड में, और बल किधर लग रहा है, बाईं साइड में, तो इस स्थिति में या बल माइनस का लेना पड़ेगा या फिर हमें विस्थापन माइनस का लेना पड़ेगा अगर हमको कार्य निकालना है। ये पहले भी कई डेरिवेशन में हो चुका है, अगर कार्य निकालने जा रहे हैं, ठीक है, और बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हैं, तो चाहे बल को माइनस के लिए या विस्थापन माइनस का लीजिए, तो हम कहें कि इस चालक पर हमको कार्य करना पड़ेगा, कार्य करके खींच के ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर एक विपरीत दिशा में बल लग रहा है जो कि इसको अपोजिट दिशा में खींच रहा है। तो चालक पर किया गया कार्य, चालक पर किया गया कार्य, कार्य अगर हम निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पर हमको एक माइनस लेना पड़ेगा, चाहे हम बल माइनस का ले या विस्थापन माइनस का ले, ठीक है। तो यहाँ पर बल में माइनस का साइन लगा रहे हैं क्योंकि बल जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है विस्थापन के, ठीक। ये हो गया आपका कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब ये है विस्थापन, विस्थापन बराबर या दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पर ये जो दूरी है डेल्टा एक्स विस्थापन, तो हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल क्या है, v चाल से गतिमान का रहा है, तो जहां पर डेल्टा x रखा है, देखिए f की जगह हम क्या लिख देंगे, IBL, और जहां पर डेल्टा x है ये दोनों चीजें लिख ले रहे हैं, F बराबर IBL, चूंकि F बराबर IBL तथा विस्थापन बराबर दूरी गुणे चाल गुणे समय, तो दोनों मान हम एक साथ लिख दे रहे हैं v डेल्टा t। ये बात यहाँ पर समझ पाए क्या? हमने f का मान IBL रख दिया है और विस्थापन बराबर रख दिया है यहाँ पर चाल गुणे समय, W बराबर ये कार्य निकल रहा है माइनस। अब यहाँ पर अगर हम I और डेल्टा t को एक साथ में ले लें, I और डेल्टा t, तो आप एक फार्मूला पढ़ते हैं Q बराबर IT, ये पढ़े ना, Q बराबर IT। तो यहाँ पर जहां पर I और डेल्टा t है वहां पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, तो माइनस VL और V, और यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एक साथ पहले चाहे लिख लीजिए ऐसे, बाद में लिखिए, तो W बराबर हो जाएगा माइनस DL V, और यहाँ पर आ जाएगा Q। इतना समझ पाए यहाँ तक? तीन स्टेप ये यूज है। अब अगर हमको निकालना है वैद्युत वाहक बल E, तो एक फार्मूला था E बराबर W अपान Q। ये 10th क्लास में था फार्मूला कि किसी भी सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है, हमको इस सेल का वैद्युत, ये एक सेल की बात व्यवहार करने लगता है जब यहाँ प्लस चार्ज यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है, तो किसी भी सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है तो उस सेल द्वारा वैद्युत धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य और बटे आवेश, ये फार्मूला होता है वैद्युत वाहक बल का यहाँ पर।
तो E बराबर, क्योंकि E बराबर W/Q, अगर यहाँ पर W कार्य करने में सेल W कार्य करता है और Q आवेश प्रवाहित होता है तो E बराबर हो जाएगा W/Q। तो W का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा -BL/V/Q/Q। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा -BL/V। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बात समझ पाए? अब दूसरा देखिए यहाँ पर कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा। आप जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है BA, ठीक है। तो यहाँ पर B में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, B तो सदा कांस्टेंट है। केवल परिवर्तन किसमें हो रहा है, जब इसको यहाँ से यहाँ खींच के ला रहे हैं तो परिवर्तन हो रहा है क्षेत्रफल में, और जब क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो उसी कारण यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फाई बराबर डेल्टा ए हम लेंगे, अर्थात क्षेत्रफल में परिवर्तन। अगर हम कहें यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा है, केवल क्षेत्रफल बढ़ रहा है। यहाँ से इसको यहाँ तक ला रहे हैं तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इस वजह से फ्लक्स का मान भी बढ़ रहा है। तो अगर हम कहें फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो ये डेल्टा फाई बराबर जो होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर होगा, ये होगा B और A होता है, A की जगह हो जाएगा डेल्टा A, और डेल्टा A यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन। ये समझ में, हम यहाँ पर चाहे थ्योरी में आप लिख लीजिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, और चाहे डायरेक्ट लिख लीजिए डेल्टा A। चलिए एक बार हम लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन फाई, डेल्टा फाई इक्वल टू B और डेल्टा A। अब ये क्षेत्रफल में परिवर्तन हो कितना रहा है, केवल इतना ही तो परिवर्तन हो रहा है, केवल इतना ही परिवर्तन हो रहा है। ये पहले से था और इतना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब ये क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर ऐसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा A बराबर हो जाएगा L डेल्टा X। समझ पाए क्या, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई क्या है डेल्टा X। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं B सदिश राशि, और A की जगह क्या लिख सकते हैं, L डेल्टा X। ये समझ पाए इतनी बात। दोनों तरफ डेल्टा T से भाग करने पर, दोनों तरफ डेल्टा T से भाग करने पर, सोच रहे हैं ये सब क्या बन रहा है। यहाँ पर डेल्टा T से भाग करेंगे तो डेल्टा फाई अपान डेल्टा T, यहाँ पर भी डेल्टा T से भाग करेंगे BL डेल्टा X अपान डेल्टा T। बस डेरिवेशन हो चुका है, थोड़ा सा धैर्य रखें। BL ये क्या है, डेल्टा X बटे डेल्टा T, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समयांतराल, ये चाल हो गई, ठीक है। तो इसको हम V लिखेंगे यहाँ पर, V। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, 1 और 2 से देखिए आप, जहां पर BVL है यहाँ पर क्या रख सकते हो, -E रख सकते हो, या आप कहोगे दोनों, ये जो है BVL का मान हम कहां पर रख दें, यहाँ पर रख दें। समीकरण 2 से BLV का मान कहां रख दें, समीकरण 1 में रख दें। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो डेल्टा फाई अपान, इधर है E, देखो इधर है E और माइनस लगा है, जहां पर लिखा है BLV, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डेल्टा फाई अपान डेल्टा T रख देंगे। देखो BLV की जगह लिख देंगे डेल्टा फाई अपान डेल्टा T, डेल्टा फाई अपान डेल्टा T। और यही फैराडे का नियम होता है, प्रथम नियम होता है इसकी उत्पत्ति। तो समझ पाए बात। देखो 2 स्टेप में करना है, पहले यहां से यहां तक अलग आपको सीखना है, और यहां से यहां तक आपको अलग लर्न करना है, कंप्लीट हो जाएगा। जब हम बिना देखे लिख सकते हैं तो तुम क्यों नहीं लिख सकते हो, लिखोगे कुछ वक्त लगेगा। कैसे, पहले वर्क निकालेंगे, कार्य बल गुणे विस्थापन, विस्थापन की जगह V डेल्टा T लिखेंगे ये, और उसके बाद में यहाँ पर क्या किया, F का मान रख दिया। यहाँ तक केवल मैंने मान रख दिया F का और डेल्टा X का। मान रखने के बाद I और डेल्टा T एक Q होता है, जिसको मैंने Q मान लिया, ठीक। अब E बराबर W/Q होता है, 10th से एक फार्मूला है कि वैद्युत वाहक बल बराबर कार्य बटे आवेश होता है। बस पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरी क्वेश्चन, फ्लक्स में परिवर्तन बराबर फाई बराबर BA होता है,
तो ए में परिवर्तन हो रहा, बी में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन ये हो कितना रहा है, इतना क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल आप ले लेंगे, ये रख दिया यहाँ पर। फिर डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी लाना है हमको, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। डेल्टा टी से डिवाइड करने पर ये आपका आ गया डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, ये वेग होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। बस दोनों समीकरण से इसको देखिए। नेक्स्ट हेडलाइन आपका होगा स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। अभी आप पढ़ क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब यहाँ पर ये था कि जैसे ये कोई आपकी ये प्रणालिका रखी हुई है और यहाँ पर आप मैग्नेट को अलग से यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप मैग्नेट को यूज कर रहे हैं, मैग्नेट को गतिमान करा रहे हैं, तो ये चुंबकीय बल रेखा इसमें से जो गुजर रही है इसमें परिवर्तन हो रहा है और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। मीन्स आप मैग्नेट को यूज कर रहे थे। अब एक घटना हर एक प्रणालिका में होती है कि अगर हम प्रणालिका में वैद्युत धारा प्रवाहित करें, हमें मैग्नेट ना लें, तो उस प्रणालिका के कारण ही उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मैग्नेट अलग ले रहे थे, प्रणालिका अलग ले रहे थे, दोनों में परस्पर गति करा रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर एक धारा प्रेरित हो रही थी, जिसको हम प्रेरित धारा कह रहे थे। अब स्वप्रेरण का मतलब है कि आप जानते हैं कि कोई भी जो कुंडली होती है, प्रणालिका होती है, उसमें जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। तो जब खुद में एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगी तो उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे और वहां से क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तो वो चुंबकीय बल रेखाएं जब उसी से होकर के गुजरने लगेंगी तभी तो फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, तभी तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होना चाहिए और तभी प्रेरित धारा प्रवाहित होनी चाहिए। देखिए अभी कि ये घटना स्वयं कुंडली में किस प्रकार से हो सकती है। ये एक हम प्रणालिका ले रहे हैं, ये इसमें फेरों की संख्या, फेरे समझ पा रहे होंगे किधर की ओर लिपटे हुए हैं। यहां पर एक सेल जोड़ रहे हैं, धारा परिवर्तक भी साथ में जोड़ दे रहे हैं, ये सेल हो गया। ये क्या लगा है, धारा परिवर्तक, रियोस्टेट इसको बोलते हैं RH। यहाँ पर कुंजी है, मान लीजिए इसको ऑन किया, क्योंकि हमको धारा में परिवर्तन यहाँ पर करना होता है। तो पहले जैसे कुंजी को ऑन किए हैं तो मान लीजिए इसमें I एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये I एम्पियर का जब इसमें करंट जा रहा है तो आप देखेंगे कि हाई स्कूल में भी पढ़े हैं कि जब किसी प्रणालिका में हम धारा प्रवाहित करते हैं वो एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। तो आप यहाँ से देखेंगे हमारी तरफ से तो इसमें धारा की दिशा जो होगी एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, वामावर्त, और उधर से जब देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगी, घड़ी की सुइयों की दिशा में चल रही है। तो जैसे ही इसमें करंट प्रवाहित होगा तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप प्रोड्यूस हो जाएंगे। जिधर वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज धारा है इधर होता है नॉर्थ पोल और इधर हो जाएगा साउथ पोल। अब आपने ये वैद्युत धारा प्रवाहित की, एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगी। तो जब इसमें नॉर्थ साउथ पोल हो गया तो इसमें से भी तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलने लगी इसमें से और ये साउथ पोल की ओर जाने लगी। अब इसको हटा दीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ पोल की ओर जाने लगी और ये इसके अंदर से होकर के इधर आने लगी। इसके अंदर खोखली प्रणालिका है ना, इसके अंदर से होकर के आने, यही प्रोसेस इधर भी होने लगी है। तो अब बताइए इन सिरों से होकर के चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है ना, इससे भी और इससे भी। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं यहां से गुजर रही हैं तो अगर हम फ्लक्स में परिवर्तन करते, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगे तो यहाँ पर भी तो फ्लक्स में परिवर्तन स्वयं होने लगेगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा तो इसमें वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इसमें एक धारा स्वयं प्रेरित हो जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर हमने कुंजी केवल ऑन कर दिया तो यहाँ कुछ नहीं होगा। चुंबकीय बल रेखाएं तो अब भी जा रही है अंदर से होकर के, जितनी इधर से प्रोड्यूस हो रही होंगी नॉर्थ पोल से वो सभी साउथ से होकर के नॉर्थ की ओर फिर जा रही हैं। ठीक है, ये सब जा रही हैं, लेकिन इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर 10 जा रही है एक सेकंड में तो 10 ही जा रही है और तब तक नहीं I उत्पन्न होगा जब तक E नहीं होगा और E तब तक नहीं होगा जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा? अगर हम यहाँ रियोस्टेट के द्वारा वैद्युत धारा को लगातार बदलते रहे, घटाते बढ़ाते रहे, अगर हम यहाँ वैद्युत धारा के मान में I के मान में परिवर्तन करें
तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके मान में भी परिवर्तन होगा। उसके मान में जब परिवर्तन होगा तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, और जब दोनों सिरों से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा तो ई उत्पन्न होगा, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इसमें एक वैद्युत धारा खुद प्रेरित हो जाएगी। और वह धारा ऐसी होगी जो कि सदा इस मुख्य धारा का विरोध करेगी। जो धारा उत्पन्न होगी वो इस धारा का सदा विरोध करेगी। लेंज का नियम हर जगह अप्लाई होगा। देखिए, इसी वैद्युत धारा के कारण नॉर्थ साउथ पोल प्रोड्यूस हुए, और इसी के कारण चुंबकीय बल रेखाएं प्रोड्यूस हुई, और इसी धारा के परिवर्तित होने के कारण यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, और उसी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ई उत्पन्न हुआ है और आई उत्पन्न हुई। आई डैश इसको कह सकते हो। लेकिन ये आई डैश जिस कारक के कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी, अर्थात इसके धारा के मान में परिवर्तन के कारण ही ये उत्पन्न हुई है और इसके परिवर्तन का ही ये विरोध करेगी। अब ये विरोध कैसे करेगी? ये जो इंड्यूस्ड करंट हुआ है ये विरोध कैसे करेगा? जब आप इसका मान बढ़ा रहे होगे, जब इसका मान आप बढ़ा रहे होगे अर्थात 2 से 3, 4, 5 एम्पियर कर रहे होगे, तो ये जो करंट प्रोड्यूस होगा ये इसको घटाने का प्रयास करेगा, अर्थात ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आपने इस करंट को बढ़ा रहे हो, आप इसको बढ़ा रहे हो 2 एम्पियर से कितना कर रहे हो? 5 एम्पियर। तो जब आप बढ़ाते जा रहे हो तो ये करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा आई डैश, और इसको घटाने का प्रयास करेगा। अपोजिट डायरेक्शन से अगर आ गया 3 एम्पियर तो 5 एम्पियर आपने प्रवाहित किया, 3 एम्पियर इसमें से घट गया, बचा कितना? 2 एम्पियर। और जब इसके मान को आप घटा रहे होगे 5 से मान लीजिए 2 कर रहे हो, घटा रहे हो इस करंट को, हमने कहा धारा के मान में जब परिवर्तन करोगे तभी आई उत्पन्न होगा, हमने बताया तभी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो जब इसको आप घटा रहे होगे तो ये जो धारा होगी ये इसी की दिशा में प्रवाहित होने लगेगी और इसको बढ़ाने का प्रयास करेगी, अर्थात इसका सदा विरोध करेगी। अगर आप इस धारा के मान को घटा रहे होगे तो आई उसके मान को बढ़ाने का प्रयास करेगी, अर्थात उसी की दिशा में चलने लगेगी। ठीक है, और अगर आप इसके मान को बढ़ा रहे होगे तो प्रेरित धारा इसके अपोजिट चलने लगेगी, उसको घटाने का प्रयास करेगी। तो इसमें क्या हुआ कि स्वयं इसी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ने इसी कुंडली में सेल्फ क्या कर दिया? फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया, और उसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक अन्य प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगी। में सेल्फ इंडक्शन, स्वयं से स्वयं में, स्वयं से स्वयं में। तो स्वप्रेरण की घटना है क्या कि स्वयं के ही चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्वयं में वैद्युत वाहक बल में परिवर्तन हो गया और उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, किसी अन्य मैग्नेट की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। यही पूरी घटना है सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। तो विस्तार में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा को प्रवाहित कर उसके मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली से उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र जब उसी से होकर गुजरता है तो उसके सिरों पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इसमें वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक धारा स्वयं प्रेरित हो जाती है। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है और यह उत्पन्न वैद्युत धारा मुख्य धारा का सदा विरोध करती है। ये तो विस्तार से आप लिखेंगे जो समझाया है। और शार्ट में आप क्या कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिससे कि किसी कुंडली में वैद्युत धारा को प्रवाहित कर उसके मान में परिवर्तन करने से उसमें स्वयं ही प्रेरित धारा का उत्पन्न हो जाना स्वप्रेरण कहलाती है। क्या बताया शार्ट में कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिससे किसी प्रणालिका या कुंडली में वैद्युत धारा को प्रवाहित कर उसके मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में स्वयं एक धारा प्रेरित हो जाती है, यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। बीच का सब कुछ छोड़ दिया हमने, क्या क्या कि धारा में परिवर्तन किया तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, ई उत्पन्न हुआ, तब आई प्रेरित हुई। पूरी प्रोसेस तो यही हुई ना। लेकिन सब कुछ छोड़ करके हमने शार्ट में क्या कह दिया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिससे किसी कुंडली में वैद्युत धारा को प्रवाहित कर उसके मान में परिवर्तन करने से उसमें स्वयं ही एक वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है या स्वयं ही एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। और यह हर प्रणालिका में होगी, हर कुंडली में होगी। लेकिन ये धारा चूंकि बहुत ही कम होती है, जो प्रेरित धारा होती है इसका मान बहुत ही कम होता है, अतः यह धारा रुकती कभी नहीं है, ये धारा सदैव प्रवाहित होती है। ये नहीं कि वो इतनी हो जाए, इंड्यूस्ड करंट इतना हो जाए कि यही रुक जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वो बहुत कम होती है, इस वजह से ये करंट सदा चलता रहता है। समझ पाए सेल्फ इंडक्शन? पूरी प्रोसेस सेल्फ इंडक्शन मतलब स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र से स्वयं में ही फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए और स्वयं में एक धारा प्रेरित हो जाए। विस्तार से भी और शार्ट में भी। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी इसको कहते हैं। जैसे कि ये कोई प्रणालिका है और इसमें फेरों की संख्या n है,
इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा I है। इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन मान लीजिए फाई होता है, इसको फाई भी आप शार्ट में लिख लेते हैं, ये फाई। तो ये है इसके फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स ये है इसमें उत्पन्न होने वाला फ्लक्स, और ये है फेरों की संख्या। यहाँ पर सबसे पहले इसको समझने से पहले एक हेडलाइन छोटी सी है, वो है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। इसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं, ऐसे लिखा जाएगा, ग्रंथिकाओं नहीं, ग्रंथिताओं की संख्या। इसको लिखा जाता है N से। तो हम चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? किसी भी कुंडली से बद्ध फ्लक्स, बद्ध मीन्स उससे गुजरने वाला फ्लक्स, किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स तथा उसमें फेरों की संख्या का गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। ये पूछा जाता है कभी कभी, चुंबकीय फ्लक्स संख्या ग्रंथिताएं क्या होती हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताएं क्या है कि किसी भी कुंडली से बद्ध फ्लक्स और उसमें फेरों की संख्या का गुणनफल उस कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहलाता है। ठीक है, तो एक इसमें पहले हेडलाइन लिख लीजिए, नोट में ऐसे लिख लीजिए, इस हेडलाइन में नोट, किसी भी कुंडली। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? देखिए W क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका मात्रक क्या होगा? वेबर। ये फेरों की संख्या, तो इसका मात्रक होता है वेबर टर्न। टर्न मीन्स फेरों की संख्या, वेबर टर्न इसका मात्रक बोलोगे। फ्लक्स का वेबर हो गया, N मीन्स फेरों की संख्या अर्थात वेबर टर्न। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सर चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं का मात्रक क्या होता है? वेबर टर्न होता है। मिटा दें इसको। अब आप देखेंगे ये स्वप्रेरण गुणांक क्या है। देखिए, जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा को प्रवाहित कर उसमें परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न होता है, वो मान लीजिए फाई भी है। तो इस स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है N फाई बी, इसको हम कह लें N फाई बी, ये इसमें प्रवाहित मुख्य धारा के समानुपाती होती है। स्वप्रेरण की घटना में जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है N फाई बी, ये इसमें प्रवाहित मुख्य धारा के समानुपाती होती है। जब हम समानुपाती का चिन्ह यहां से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है L, L बराबर हो जाएगा N, L बराबर N फाई बी अपॉन I। ये जो L है एक नियतांक है और इस नियतांक को हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व भी हम कह सकते हैं, स्वप्रेरकत्व या क्या कहेंगे? स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। ये तो इसके दो नाम है, या स्वप्रेरकत्व कहोगे या स्वप्रेरण गुणांक कहोगे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि स्वप्रेरण की घटना में कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या उसमें प्रवाहित मुख्य धारा के समानुपाती होती है। N डेल्टा N फाई बी इक्वल टू समानुपाती I, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट L आएगा। ये जो L कांस्टेंट है इसी को कहते हैं हम स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक फार्मूला पर पहुंच गए हैं। अब अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें L को, तो L को डिफाइन कैसे करें? इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? स्वप्रेरकत्व की। स्वप्रेरण वो डेफिनेशन वो अलग थी, यह है स्वप्रेरण गुणांक। तो यदि इसमें धारा का मान 1 हो, 1 एम्पियर हो, यदि स्वप्रेरण की घटना में मुख्य धारा का मान 1 एम्पियर हो तो इसमें उत्पन्न जो स्वप्रेरण होगा वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होगा। तो हम L को कैसे डिफाइन करें स्वप्रेरकत्व को? कि यदि स्वप्रेरण की घटना में मुख्य धारा का मान 1 एम्पियर हो, ठीक है, मुख्य धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस कुंडली में स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक उसकी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होगा। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे स्वप्रेरण गुणांक को, N फाई बी। ये बात पूरी समझ गए यहाँ पर ना? तो ठीक है फिर